एक व्यक्ति बस में बैठा हुआ था और उसकी बगल वाली सीट खाली थी। वहाँ एक दूसरा व्यक्ति आता है और बैठ जाता है। दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले से पूछता है कि तुमको कहाँ जाना है? तो पहले वाला व्यक्ति एक चौराहा बताता है और कहता है कि उस चौराहे पर उतर कर वहाँ से एक दूसरे गाँव में जाना है। जो दूसरा वाला व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था वो कहता है कि वो भी तुम्हारे गाँव की तरफ ही जा रहा है और कहता है कि उस चौराहे पर उसकी एक फोर व्हीलर आकर लगी हुई है। अगर तुमको चलना होगा तो उस पर बैठ जाना, मैं तुमको तुम्हारे गाँव तक छोड़कर मैं आगे चला जाऊँगा। पहला वाला व्यक्ति तैयार हो जाता है और ये दोनों उस चौराहे पर उतरते हैं और वहाँ एक फोर व्हीलर रुकी हुई थी। उस दोनों फोर व्हीलर में ये दोनों बैठ जाते हैं और फिर ये फोर व्हीलर वहाँ से चल पड़ती है। कुछ दूर आगे जाते हैं तो पहला वाला व्यक्ति कहता है कि मेरे गाँव का रास्ता तो पीछे चला गया, तुम लोग कहाँ लेकर जा रहे हो? फिर अभी ये कुछ समझ पाता तब तक पीछे से एक व्यक्ति अपना गमछा निकालता है और उस गमछे से उसके गले को कसने लगता है और जब तक कसता है तब तक की उसकी मौत नहीं हो जाती। इधर जिस घर में ये पहुंचने वाला था उस घर के लोग इसको तलाशते हैं, ढूंढते हैं। जब ये घर नहीं पहुंचता है तो और फिर ये जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। और जब पुलिस इस मामले में छानबीन करती है और तफ्तीश करती है तो एक बहुत ही गहरी साजिश निकल कर सामने आती है। एक ऐसी कहानी निकल कर सामने आती है, इस कहानी को जिसने भी सुना उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी मध्य प्रदेश के भिंड जिला से है। भिंड जिला में एक थाना लगता है, गोदा चौराहा थाना। इसी गोदा चौराहे के थाने के इलाके में एक गांव है, कोटपुरसा गांव। इसी कोटपुरसा गांव में एक परिवार रहता है और इस परिवार का एक लड़का आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रहकर नौकरी करता है। टोल प्लाजा पर वो काम करता है। एक दिन वो अपने घर फोन करता है और वो कहता है कि 9 फरवरी के दिन वो घर पहुंच जाएगा। अंडमान एक्सप्रेस से आ रहा है, ग्वालियर उतरेगा और ग्वालियर से बस पकड़कर वो घर आएगा। वो विजयवाड़ा से ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ने के बाद ये ग्वालियर पहुंच जाता है और ग्वालियर पहुंचने के बाद स्टेशन से वो अपने पिता को फोन करता है और वो कहता है कि वो स्टेशन पहुंच चुका है और यहाँ से ये बस पकड़कर घर आने वाला है। उस लड़के का नाम था मोनू भदौरिया। मोनू भदौरिया एक बार बात करके पिता से फोन काट देता है और फिर ये बस की तरफ बढ़ जाता है और बस में जाकर बैठ जाता है। फिर उसके बाद से उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है। पिता उसको फोन करते हैं लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो सोचते हैं कि हो सकता है वो बेटा दूर से सफर करके आ रहा हो और उसका मोबाइल चार्ज ना हो, इसीलिए उससे बात नहीं हो पा रही है और उसका मोबाइल बंद आ रहा है। लेकिन काफी समय गुजर जाता है और जब वो नहीं मिलता है तो अपने हिसाब से वो उसको तलाशने लगते हैं और पता करने लगते हैं, लेकिन मोनू के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अब एक दिन गुजर जाता है, 10 फरवरी का दिन आ जाता है। 10 फरवरी के दिन ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, गोहदा थाना। उसी थाने में जाकर ये रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं मोनू की गुमशुदगी का। पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज करती है और पहले पिता से पूछताछ करती है कि आपका बेटा कहाँ से आ रहा था और कैसे आ रहा था। ये बताते हैं कि वो विजयवाड़ा से अंडमान एक्सप्रेस से आ रहा था और ग्वालियर उतरा था और ग्वालियर से वो बता रहा था कि बस में बैठने वाला है और बस में बैठकर वो कुछ ही घंटों में घर पहुंच जाएगा। लेकिन वो घर नहीं पहुंचा और उसके बाद मैं उसको काफी फोन किया तो मोनू का नंबर बंद था और दोबारा उससे बात नहीं हो पाई। पुलिस मोनू का नंबर लेती है और सबसे पहले तो ग्वालियर स्टेशन पहुंचती है। वहां जाकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अंडमान एक्सप्रेस पहुंची थी 9 फरवरी के दिन। तो पुलिस प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसमें मोनू दिख जाता है ट्रेन से उतरता हुआ। फिर पुलिस अब बाहर की भी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो मोनू उसमें भी दिख जाता है स्टेशन से बाहर जाते हुए, बस स्टैंड की तरफ वो जा रहा था। उसके बाद से पुलिस नंबर लेती है मोनू का और उसे ट्रेस पर लगाती है तो पता चलता है कि मोनू गोदा थाने तक पहुंच चुका था और यहाँ आने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है और गोदा चौराहे से ही वो गायब हुआ है। मतलब मोनू अपने घर तक पहुंच चुका था और अब कुछ ही मिनटों का रास्ता था उसके घर जाने का, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा और वो अपने चौराहे पर से ही गायब हो गया। अब पुलिस डिसाइड करती है कि एक बार जो सीसीटीवी फुटेज वो स्टेशन से लेकर आई है उन सारे सीसीटीवी फुटेज को परिवार वालों को दिखाया जाए। शायद परिवार वालों को इसमें कुछ संदिग्ध नजर आ जाए। परिवार वालों को दिखाया जाता है। ये फुटेज जब दिखाया जा रहा था तो वहां पर मोनू के पिता तो मौजूद थे ही और जो मोनू के ससुर थे वो भी वहां थे और वो भी फुटेज देख रहे थे। जब वो फुटेज देख रहे थे ये लोग तो उसमें एक व्यक्ति नजर आता है जो मोनू के पीछे पीछे चल रहा था। जब मोनू के ससुर उस व्यक्ति को देखते हैं तो चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ का क्या कर रहा है, इसका नाम तो अनुराग है और ये मोनू के पीछे पीछे क्यों चल रहा है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो मोनू के ससुर से पूछती है कि क्या आप इनको जानते हैं, तो ये कहते हैं कि हाँ, इसका नाम अनुराग है और ये मेरी बेटी को काफी दिनों से परेशान कर रहा था। जब पुलिस ये बात सुनती है
तो पूरा मामला समझ जाती है, क्योंकि जो मोनू था उसकी 8 महीना पहले ही एक लड़की से शादी हुई थी और उस लड़की का नाम रेखा था। अब पुलिस डिसाइड करती है कि अनुराग को पहले तलाशेगी और उससे पूछताछ करेगी। मोनू के ससुर से यानी कि रेखा के पिता से पुलिस पूछती है कि अनुराग कहाँ का रहने वाला है, तो मोनू के ससुर बताते हैं कि जो अनुराग है वो चतुर्वेदी नगर का रहने वाला है। पुलिस चतुर्वेदी नगर पहुंचती है और वहां जाकर पहले तो गांव वाले से और आस पड़ोस के लोगों से वो पूछती है अनुराग के बारे में। वो लोग बताते हैं और कहते हैं कि अनुराग एक लड़की से प्यार करता था और उसका नाम रेखा था और कुछ ही दिन पहले उसने शादी कर लिया था, तकरीबन 8-9 महीना पहले ही। और गांव वाले बताते हैं कि ये दोनों बातें करते थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे, रेखा और अनुराग, लेकिन जो उसके घर वाले थे उन्होंने रेखा की शादी कहीं और करा दी। गांव वाले कुछ लोग बताते हैं जो अनुराग के करीबी थे, जो उसके दोस्त वगैरह थे, वो बताते हैं कि रेखा ने अपने हाथ पर ए ब्लेड से खुद अपने हाथों से काट कर ए लिख लिया था, यानी कि अनुराग का पहला अक्षर। अब पुलिस ये बात सुनती है तो और शक उस पर गहरा हो जाता है और फिर अनुराग को पुलिस उठाती है उसके घर से और फिर थाने लेकर आती है। थाने लाने के बाद पुलिस अनुराग से पूछताछ करती है, तो पहले तो अनुराग पुलिस को गुमराह करता है और वो बताता है कि रेखा की जब शादी हो गई थी उसके बाद से उसने कभी बात ही नहीं किया है और उसने कभी संपर्क ही नहीं किया है। वो बताता है कि पहले बात करता था लगभग 8 महीना पहले, लेकिन 8 महीना से वो बात नहीं कर रहा है। लेकिन जब पुलिस अनुराग के साथ सख्ती करती है तो अनुराग टूट जाता है और वो पूरी कहानी सुनाता है। अनुराग कहता है कि हाँ, उसी ने ही मोनू को मारा है और वो जिंदा नहीं है, मोनू का मौत हो चुका है। और वो बताता है कि इसके पीछे वो अकेला नहीं है बल्कि मोनू की पत्नी रेखा भी इसमें शामिल है। अब पुलिस रेखा को भी उठा लेती है और अनुराग बताता है कि उसमें 3 दोस्त और भी उसके शामिल है और फिर उन दोस्तों को भी पुलिस उठाती है और थाने लाती है। अब इन सब से पूछताछ करती है। पूछताछ में अनुराग बताता है 2018 में मेरी मुलाकात हुई थी रेखा से। रेखा इटावा में रहकर वहाँ पढ़ाई कर रही थी एक कॉलेज में और रेखा के मौसी का घर भिंड में था। जो रेखा की मौसी थी जो भिंड में रहती थी उनका पड़ोसी मैं था, उनके बगल में मैं रहता था और मैं भी एग्जाम की तैयारी कर रहा था उस टाइम। और वो अक्सर अपने मौसी के घर आती भिंड में और यहाँ कुछ दिन रहती और वो चली जाती। एक बार ऐसे ही आई हुई थी और फिर हम लोग दोनों पढ़ाई के सिलसिले में आपस में बातें करने लगे और फिर हमारी दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। हम लोग बातें भी करने लगे और मिलने भी लगे, लेकिन रेखा को डर था कि घर वाले जान जाएंगे तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, इस वजह से वो ज्यादा मिलती नहीं थी, बस फोन पर वो कभी कभी बातें कर लेती थी। लेकिन ये बात छुपी नहीं और उसके घर वालों को पता चल गया कि मैं और रेखा बात करते हैं, तो रेखा घर वालों से झूठ बोल दी और कह दी कि अनुराग मुझे परेशान करता है और अनुराग मुझसे जबरदस्ती बातें करने की कोशिश करता है। ये बात बोलकर तो रेखा बच गई और फिर उसके परिवार वाले उसकी शादी तय कर दिए और उसकी शादी मोनू से कर दिए। और रेखा न चाहते हुए भी मोनू से शादी कर ली। वो चाहती थी कि शादी अनुराग से ही हो, लेकिन ये अपने घर पर डर की वजह से नहीं बताई कि उसके पिता नाराज होंगे और गुस्सा होंगे। और फिर वो शादी करके अपने घर चली गई। तो घर पर जाने के बाद जब इसका पति देखा कि रेखा के हाथ पर ये लिखा हुआ है तो उस ए के बारे में पूछा इससे रेखा से, तो रेखा इधर उधर की बातें करने लगी और उसकी जो सच्चाई थी ए का वो नहीं बता रही थी। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। अब रेखा अनुराग से अपने ससुराल जाने के बाद भी बातें कर रही थी और इस बारे में मोनू को पता चल गया कि रेखा किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है। फिर मोनू रेखा को वार्निंग दिया और कहा कि जो बीत गया सो बीत गया, भूल जाओ और अब से नई जिंदगी शुरू करो और हमारी इज्जत बर्बाद न करो। लेकिन रेखा नहीं मानी और वो बातें करती रही और ये बात कहकर मोनू अपने काम पर चला गया जहाँ वो नौकरी करता था आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में, और वहां जाकर टोल प्लाजा पर वो नौकरी करने लगा। उसके जाने के बाद रेखा को लगा कि उसके प्रेमी और उसके बीच का रोड़ा उसका पति बन रहा है और ये सोचने लगी कि क्यों ना अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। फिर वो इस बारे में अपने प्रेमी यानी कि अनुराग से बात की और अनुराग भी तैयार हो गया और ये लोग मौके की तलाश में लग गए। इन लोगों को मौका मिला, जो रेखा थी उसका जन्मदिन था 14 फरवरी के दिन। वो अपने पति के पास फोन करते यानी मोनू के पास और वो कहती है कि शादी के बाद ये हमारा पहला जन्मदिन है तो तुम घर आ जाओ और हम लोग साथ में पार्टी करेंगे। जो मोनू था वो खुश हो जाता है और उसे लगता है कि जो उसकी पत्नी है अब शायद सुधर गई है और अनुराग से बातें नहीं कर रही है और अब नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, तो इस पार्टी में जरूर शामिल होना चाहिए। फिर मोनू 8 तारीख को फोन करता है अपने पिता के पास और वो कहता है कि वो घर आ रहा है, 9 तारीख को पहुंच जाएगा। और ये बात वो अपने पत्नी को भी बताता है और वो बताता है कि अंडमान एक्सप्रेस से आ रहा है और ग्वालियर उतरेगा। ये बात जैसे ही पत्नी को पता लगता है तो पत्नी फौरन अपने प्रेमी यानी कि अनुराग को फोन करती है
और फ़ोन करके बताती है कि मोनू आ रहा है ट्रेन से और अंडमान एक्सप्रेस से आ रहा है, ग्वालियर उतरेगा, तो तुम कुछ करो जिससे कि वो रास्ते से हट जाए। जो अनुराग था वो कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं सब देख लूँगा, और फिर ये फ़ोन रख देते हैं। और फिर जब जिस टाइम 9 तारीख को जब ट्रेन आने वाली थी अंडमान एक्सप्रेस, उससे पहले ही अनुराग स्टेशन पर पहुँच जाता है और उस ट्रेन का आने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही वहाँ ट्रेन पहुँचती है और फिर वो मोनू ट्रेन से नीचे उतरता है और अनुराग उसके पीछे-पीछे चलने लगता है। और मोनू जिस बस में जाकर बैठता है उसी बस में अनुराग भी जाता है और उसी के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते-करते ये अनुराग पूछता है मोनू से कि तुमको कहाँ जाना है? तो मोनू बताता है कि उसे एक चौराहा पर उतरना है और वो चौराहा है गोहदा चौराहा, और उसी गोहदा चौराहा पर से उतरकर उसको कोटपुरसा गाँव में जाना है। अनुराग कहता है कि उसे भी कोटपुरसा गाँव की तरफ ही जाना है और वो मोनू से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी वहाँ लगी हुई है, उसमें बैठ जाना और मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। मोनू तैयार हो जाता है और हामी भर देता है और वो कहता है कि ठीक है, छोड़ देना। फिर ये लोग गोहदा चौराहे पर उतरते हैं और उतरने के बाद वहाँ अनुराग की गाड़ी पहले से ही लगी हुई थी और उस गाड़ी में उसके 3 दोस्त और भी मौजूद थे। अनुराग और मोनू उस कार में बैठते हैं। अनुराग मोनू से कहता है तुम आगे वाली सीट पर बैठ जाओ। फिर मोनू आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और ये लोग पीछे बैठ जाते हैं और अब गोहदा चौराहे से ये गाड़ी चल पड़ती है कोटपुरसा गाँव की तरफ। लेकिन जैसे ही कोटपुरसा गाँव ये लोग क्रॉस करते हैं और मोनू कहता है कि उसका गाँव तो पीछे रह गया, कहाँ लेकर जा रहे हो? तो अनुराग था, उसके पास गमछा था, वो गमछा निकालता है, मोनू के गले में डाल देता है और उसका गला कसने लगता है। मोनू कहता है कि मैं समझ गया तुम कौन हो। कहता है कि तुम अनुराग हो ना, जो मेरी पत्नी से बातें करते हो। तो जो अनुराग था वो गमछा ढीला कर देता है और उसकी बातें सुनने लगता है। मोनू कहता है कि तुम मुझे मारो नहीं, अगर तुम चाहते हो तो मेरी पत्नी के साथ रहना, रेखा के साथ रहना, तो ले जाओ उसके साथ, मैं तुम लोगों के बीच का रोड़ा नहीं बनूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। कुछ समय के लिए अनुराग को लगता है कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर अनुराग सोचता है कि अगर वो छोड़ देगा और इतना कुछ हो गया है और ये यहाँ से जिंदा जब बचकर वापस जाएगा तो ये जरूर मेरे खिलाफ भी कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। फिर वो जो प्लान बना रहा था उसको छोड़ने का, वो प्लान बदलता है और मोनू का गला कसने लगता है और जब तक कसता है तब तक की उसकी मौत नहीं हो जाती। जब मोनू मर जाता है और उसकी मौत हो जाती है तो वो कार में ही इसको लाश को लेकर शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर ये लोग पहुंचते हैं बीहड़ में। बीहड़ वही जगह है जहाँ पर डाकुओं का एक समय में राज हुआ करता था। ये लोग बीहड़ में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद इसकी लाश को वहीं फेंक देते हैं और ये वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो अनुराग को लगता है कि ये लाश अगर पुलिस वालों को मिल गई तो पकड़ा जाएगा और इसकी पहचान हो जाएगी। फिर अगली सुबह अपने एक और दोस्त को लेता है, यानी कि 10 फरवरी को, और अपने दोस्त को लेकर वो बीहड़ पहुंचता है और अपने साथ इस बार पेट्रोल भी लेकर गया था। उसके शरीर पर लकड़ियां डालता है और फिर पेट्रोल डालता है और आग लगा देता है। आग लगाकर ये दोनों दोस्त वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर 11 फरवरी के दिन भी वो वहां जाता है ये देखने के लिए कि उसकी लाश जल गई है कि नहीं। 11 फरवरी के दिन वहां पहुंचता है और देखता है कि अभी पूरी तरह से लाश नहीं जली है, तो दोबारा उस पर पेट्रोल डालता है और दोबारा आग लगाकर वो घर आ जाता है। फिर 12 फरवरी के दिन भी वहां पहुंचता है और वहां जाने के बाद अब देखता है कि लाश जल चुकी है। तो जो वहां पर राख थी या जो छोटे मोटे कुछ टुकड़े बचे हुए थे, उन सारे टुकड़ों को और राख को बोरे में भरता है और लेकर निकल जाता है चंबल नदी की तरफ। इटावा में जाता है और चंबल नदी में इस बोरे को डाल देता है, फेंक देता है और ये लाश बह जाती है और इसे लगता है कि जो सबूत था वो मिट चुका है और ये कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन जब पुलिस इस मामले में तफ्तीश की और छानबीन की तो ये 5 लोग पकड़े गए, जिनमें एक खुद अनुराग है और इसके 3 दोस्त हैं और एक जो मोनू की पत्नी थी रेखा, जो अनुराग की प्रेमिका है। ये 5 लोग इस समय पुलिस हिरासत में है और अभी भी ये जेल में है और इनसे पूछताछ जारी है और सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है पुलिस, ताकि जब ये लोग कोर्ट में इनको पेश किया जाए तो ठोस से ठोस सबूत हो इनके खिलाफ और कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक व्यक्ति अपने पत्नी के प्रेमी से कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और तुम चाहो तो उसको अपने साथ ले जाओ, लेकिन उसको रहम नहीं आता इस पर और इसको मार देता है। इन लोगों को लगा था कि ये लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ये लोग पकड़े गए और ये लोग इस समय जेल में हैं। दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।